नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पांडे द बीएनपी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करेंगे वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। कल हम लोगों ने जिस टॉपिक को देखा था वो था पहला भाग, जिसमें हमने चर्चा किया था कंपनी किस तरीके से भारत में आती है और अपने व्यापार को कैसे संपन्न करती है और ब्रिटिश संसद का किस तरीके से नियंत्रण उस पर किया जाता है। आज दोस्तों हम देखेंगे कि जो जो कंपनी है उसका शासन समाप्त हो जाएगा और उस कंपनी के स्थान पे अब ब्रिटिश क्या करेगी, अपना सरकार चलाने का प्रयास करेगी। मतलब भारत पे अब किसका शासन होगा, कंपनी का ना होकर बल्कि किसका होगा, ब्रिटिश सरकार का होगा। आइए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार किस तरीके से कंपनी को रिमूव करती है और किस तरीके से अपने शासन का संचालन करती है भारत में। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, ये भारत का संवैधानिक विकास का भाग 2। पहले हमने क्या देखा था, कंपनी किस तरीके से 1600 में किस तरीके से आती है, किस तरीके से अपने शासन को क्रमबद्ध तरीके से आगे लेकर चलती है और किस तरीके से कंपनी के माध्यम से भारत के संविधान में सहयोग, मतलब कि सहयोग की दृष्टि से देखें तो किस तरीके से वो हमको कंपनी के शासन के रूप में वे क्या क्या ऐसे आयाम थे जिसको हमने कल देखा था। आज उन्हीं आयामों को किस तरीके से क्राउन के रूप में उसको बदला जाएगा, किस तरीके से क्राउन का शासन भारत चलेगा, ताज का शासन या ब्रिटिश सरकार की शासन चलेगी। आइए हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि जो ताज का शासन है या क्राउन का जो शासन है वह 1858 से लेकर 1947 के दौर को हम देख सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे किसको, कंपनी का शासन। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 में भारत शासन अधिनियम को लाया जाता है, जिसका उद्देश्य रहता है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। 1858 वह दौर होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, उसका शासन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, पूर्णतः समाप्त कर देता है। और दोस्तों, उसके स्थान पे आपको पता होना चाहिए अब किसका शासन शुरू होगा, ब्रिटिश सरकार का। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया था या पूर्णतः समाप्त हुआ था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण कानून का जो निर्माण था वह 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। मतलब ये जो जिस कानून की हम बात कर रहे हैं 1858 के भारत अधिनियम की, इसको दोस्तों कब 1857 के, मतलब जो 1857 में जो विद्रोह होता है जिसको बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या हम कह सकते हैं क्रांति या सिपाही विद्रोह, यह 1857 में विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह के कारण ही 1858 का भारत अधिनियम लाया जाता है, क्योंकि इस विद्रोह से काफी ब्रिटेन में काफ़ी हंगामा फैल जाता है और ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से नियंत्रण स्थापित करें। क्योंकि इतना आसान तो था नहीं नियंत्रण स्थापित करना, क्योंकि जब क्रांति फैल जाती है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि कंपनी अब वहाँ नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे और उन्होंने कहा कि कंपनी के शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और कैसा शासन हो गया, ब्रिटिश सरकार का शासन। मतलब आप सीधे ब्रिटिश अपने यहाँ पे हुकूमत चलाएगी। अभी तक कंपनी का हुकूमत था ब्रिटिश के सहयोग से, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से। अब ब्रिटिश सरकार को किसी से आवश्यकता नहीं है, अब ब्रिटिश स्वयं क्या करेगी, अपना सरकार यहाँ पे स्थापित करेगी। तो हमने क्या देखा कि इस जो कानून का महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भारत का सीधे, मतलब कि जो भारत का शासन था वह सीधे अब कंपनी कहाँ से कहाँ चला गया, विक्टोरिया, मतलब महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्राउन का सीधा शासन भारत में प्रारंभ हो गया। अभी तक कंपनी का शासन था, लेकिन जब कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया तो किसका शासन होगा, ब्रिटिश शासन। और ब्रिटिश की रानी कौन थी उस समय, महारानी विक्टोरिया थी। अर्थात विक्टोरिया का शासन भारत में प्रारंभ हो गया 1858 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों, एक जो बहुत ही मूल तत्व है वो हमको ये जानना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा 1773 का अधिनियम आपको पता होगा, उसमें जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो संचालन करेगा, मतलब जो रिपोर्ट समय समय क्या करेगा, ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करेगा। और दूसरा आपने क्या करेगा कि मतलब बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक, जो निवेशक समूह होंगे, मतलब मालिक जो होंगे। तो हमने क्या देखा दोस्तों, और फिर हमने 1784 में क्या देखा था पिट्स इंडेक्ट में कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की जाती है। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करेगा इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हमने 1784 या कंपनी के शासन के संदर्भ में देखा था, आज उसे ताज के शासन के समय में अर्थात 1858 में क्या उसको समाप्त कर दिया गया। किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। अब उसके स्थान पे एक नया पद स्थापित किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत सचिव का पद। अर्थात जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी इससे पहले कंपनी शासन में, वो अब उसको समाप्त कर दिया गया, बल्कि उसके स्थान पर क्या कर दिया गया, भारत का सचिव पद, मतलब भारत सचिव पद एक होगा। मतलब इन दोनों का स्थान पे एक पद होगा जिसका नाम होगा भारत सचिव पद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ
कंट्रोल को के स्थान पे। दूसरा दोस्तों जो हमको जानना है कि भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद गठित किया गया। मतलब भाई अगर भारत सचिव होगा तो भारत सचिव की सहायता के लिए कोई कोई होना चाहिए। तो भारत सचिव की सहायता के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि एक भारतीय परिषद का गठन करते हैं 15 सदस्य, जिसमें 15 सदस्य होंगे, अर्थात 15 सदस्यीय एक भारतीय परिषद गठन किया जाता है। किसके लिए? भारत सचिव की सहायता के लिए। दोस्तों सचिव के कार्यालय का जो खर्च, मतलब जो सचिव का ऑफिस होगा, जो सचिव का कार्यालय होगा, उसका खर्च कहीं और से नहीं बल्कि कहाँ से आएगा? भारत के होम चार्जेस के रूप में स्वीकार किया। मतलब कि भारत से ही उनको उनका खर्च होगा, चाहे उनका व्यय होगा ऑफिस का, वो सब भारत के ही चार्जेस के रूप में लिए जाएंगे, अन्यत्र से नहीं लिए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों जो हमको जानना है वो है कि अब यहाँ दोस्तों क्या था, अभी तक हमने देखा था 1757 से, अगर देखा 1757 से 1772 तक, तो उसमें देखा था कौन था? लॉर्ड क्लाइव थे गवर्नर के रूप में। फिर वारेन हेस्टिंग्स आते हैं, ठीक, गवर्नर जनरल के रूप में। फिर धीरे धीरे क्रम से देख रहे हैं दोस्तों ये बदलता जाएगा। आप देखो दोस्तों क्या देख रहे हैं कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके पद के स्थान पर अब क्या हो जाएगा? भारत का वायसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल, अब हम क्या देखेंगे? भारत का वायसराय, ठीक, जिसे हम भारत का गवर्नर जनरल कहा करते थे, उसे 1858 के भारत अधिनियम में क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय कह दिया गया। मतलब वायसराय नामक एक पद होगा, भारत का वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय के रूप में दोस्तों कौन है? लॉर्ड कैनिंग, अर्थात लॉर्ड कैनिंग वह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इस टॉपिक चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जो 1858 का जो भारत अधिनियम था, उसका मुख्य उद्देश्य था, प्रमुख उद्देश्य उसका था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना। मतलब प्रशासनिक ढांचा को, मतलब प्रशासनिक जो मशीनरी है उसमें किस तरीके से रिफॉर्म किया जाए, किस तरीके से सुधार किया जाए, ये उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा करने में भी सफल, कहीं ना कहीं सफल होते दिखाई दिए थे। दोस्तों अब हमको जानना है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें क्या हुआ, आइए उसको जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा इससे पहले जो विधि सदस्य थे वो थे 5, लेकिन इसमें क्या हुआ? 1861 में एक विधि सदस्य को और नियुक्त किया गया और उनकी संख्या हो गई 5 + 1 अर्थात 6 सदस्य हो गए। अर्थात पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक विधि सदस्य की नियुक्ति पुनः किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो आप कहेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम में एक पुनः विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक दोस्तों, अगला जानना हमको विधान परिषद की स्थापना। मतलब कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसी में ही विधान परिषद की स्थापना, मतलब यहाँ से देखा जाए तो संसद की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मतलब भारत संदर्भ में देखा जाए तो संसद की प्रक्रिया या विधानसभा या विधान परिषद की विधान परिषद कर रहे हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा जिसको हम बोलते हैं, उनकी प्रक्रिया आगे निरंतर हमको देखने को मिलेगी। और यही तुम्हारा विकास क्रम है, यही तो संविधान विकास है कि संविधान के विकास के क्रम में वे कौन कौन से तत्व थे, वे कौन कौन से प्रावधान थे जो हमारे संविधान को मजबूत आधार देते हैं, वे कुछ यही से शुरुआत होती है उनकी। तो हमने क्या देखा कि विधान परिषद की स्थापना की जाती है कब? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इसमें दोस्तों 3 जगह हमको देखने को मिलता है जहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ विधान परिषद का गठन किया जाता है वो होता है आपका पहला है आपका, आप जान सकते हैं कि एक हो गया आपका बॉम्बे, दूसरा हो गया क्या? पंजाब। तो हम कह सकते हैं, अरे सॉरी, बंगाल, बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ठीक, और उत्तर पश्चिम सीमा हो गया। तो बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक दोस्तों, आइए हमको नेक्स्ट जानना है। तो बंगाल, पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा जहाँ पे विधान परिषद का गठन किया गया। फिर दोस्तों हमको जानना ये है कि वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार दिया गया। मतलब जो भारत का जो वायसराय होंगे, मतलब जिनको भारत का वायसराय बनाया गया, अर्थात लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को यह अधिकार दिया गया कार्यकारी कि वे अपने कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति का उनको अधिकार दिया गया। मतलब वो 6 से 12 सदस्यों को नियुक्त या मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? अपने कार्यकारी परिषद में। अगला दोस्तों पॉइंट है कि वायसराय को कुछ विकट स्थिति में अध्यादेश लाने के अधिकार या अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। मतलब कि जो अवधि मात्र 6 माह तक, मतलब 6 माह की अवधि, अगर अवधि हमारा 6 माह के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि वायसराय को कुछ विकट स्थिति या परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक वैसे ही जैसे कि वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, ठीक वैसे ही
हम कह सकते हैं कि उस समय 1861 के भारत अधिनियम में भी वायसराय को यह अधिकार था कि वह अध्यादेश ला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है विकट परिस्थिति को देखते हुए। नेक्स्ट दोस्तों हमको ध्यान देना है कि गैर सरकारी सदस्यों को मतलब जो गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने का अधिकार होगा। मतलब कि गैर सरकारी सदस्य अर्थात जैसे जो भारतीय हैं उन्हें भी क्या किया जाएगा, उन्हें भी अब किसमें शामिल किया जाएगा, परिषद में शामिल करने का अधिकार दिया गया। अर्थात अधिकार ये था कि गैर सरकारी सदस्यों को भी नामांकित या मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। भारत के 3 सदस्यों को परिषद में नामांकित किया जाता है। आपको पता होगा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव, ये 3 ऐसे होते हैं जिन्हें परिषद में जगह दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गैर सरकारी सदस्यों को भी नामांकित करने का अधिकार किसको था, भारत के वायसराय को था। और उन्होंने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा, इन तीनों को क्या होता है, परिषद में जगह मिलती है जो वो क्या करते हैं, भारत की तरफ से नेतृत्व करते हैं। अगला दोस्तों जो पॉइंट है 1861 का, जो भारत वो कहता है कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत यहीं से हो जाती है। मगर हम जिस हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं उन प्रक्रियाओं की शुरुआत हम देखें तो 1861 के भारत अधिनियम से ही क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। अर्थात हम कहें अगर देखा जाए तो आपका जो यह मतलब कि मद्रास और मतलब मद्रास और कौन है, बंगाल, मतलब मद्रास हो गया और बॉम्बे, बंगाल तो था ही, तो मद्रास और बॉम्बे 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो क्या कह सकते दोस्त, एम से मद्रास, बी से बॉम्बे, तो हम कह सकते मद्रास और बंगाल को बॉम्बे को विधायी शक्ति पुनः दे दी गई, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। तो ऐसी स्थिति कहाँ थी, 1861 के भारत परिषद अधिनियम में कहा गया कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, मतलब माना गया, यही से माना जाता है, और मद्रास और बॉम्बे को विधायी शक्ति देकर क्या विकेंद्रीकरण की स्थिति को संपन्न माना गया। तथा हम कह सकते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं कहाँ से लिया गया है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका यहाँ है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आइए इस पर चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि कम से कम 10 सदस्यों तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार होगा। मतलब अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या था कि 6 से 12 सदस्यों को नियुक्ति या मनोनीत करने का अधिकार था, किसको, भारत के वायसराय को। लेकिन 1892 के भारत परिषद में कहा गया कि कम से कम 10 सदस्य तथा अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार या मनोनीत करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो चर्चा है वो है कि जो निर्वाचन पद्धति है उसका प्रारंभ यहाँ पे हो जाता है। 1892 के भारत परिषद नियम से निर्वाचन पद्धति प्रारंभ हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहीं भी उस समय अर्थात 1892 के भारत परिषद नियम में कहीं भी चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका आपको ध्यान रखना है कि चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ उस समय हो गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों वो है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस एवं प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद जो बनाया गया था उसमें जो भारतीय सदस्य हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराजा हो गए और आपके सर दिनकर राव हो गए, आपको ये बातें पता होंगी। तो इन्हें भी मतलब कि अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को, जो भारतीय सदस्य होंगे उनको जो वार्षिक बजट पेश होता है, जो एनुअल बजट जो पास होता है उसमें वो क्या कर सकते हैं, उस बजट से संबंधित बहस कर सकते हैं, अपने उस बजट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। उनको ऐसा अधिकार दिया गया, कहाँ दिया गया, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो हमको इसमें 1-2 बातें आपको याद रखना चाहिए कि निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है वो 1892 के भारत परिषद नियम से होती है। और दूसरा आपको याद रखना है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया जाता है। दोस्तों अब हमको अगला ध्यान देना है कि 1909 का भारत परिषद नियम क्या था। आपको पता होगा कि जो 1909 का भारत परिषद नियम है उसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं, या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी उसको जानते हैं। अब आपके मन प्रश्न होगा मार्ले कौन थे, मिंटो कौन थे। जो मार्ले थे वो थे भारत के राज्य सचिव, मतलब भारत के राज्य सचिव मार्ले तथा भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इस परिषद को, इस अधिनियम को
का संचालन करते हैं। आइए देखते हैं। तो 1909 का जो भारत अधिनियम है, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, उसमें मार्ले क्या थे, भारत राष्ट्र सचिव थे, और मिंटो भारत के वायसराय के रूप में शामिल थे, इसलिए उनको दोनों को मिला क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आइए दोस्तों देखते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, 1909 का जो भारत अधिनियम है, इसमें कहा जाता है कि विधान मंडलों की आकार शक्ति में वृद्धि करें, मतलब जो विधान मंडल है, जिसे केंद्रीय विधान परिषद विधान मंडल कर रहे हैं, उसके आकार में, उसकी जो आकार है वो उसमें बढ़ोतरी मतलब वृद्धि कर जाती है। वृद्धि किस रूप में होती है दोस्तों, आपको पता होगा, इससे पहले जो सदस्यों की संख्या थी वो 10 थी, अधिकतम 16 थी, 6 थी, सॉरी मतलब कि जो संख्या थी वो कितनी होगी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 6 10 थी, 16 थी, इस तरीके से बनाया। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा, 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम है, उसमें कह दिया गया कि विधानमंडलों के आकार की शक्ति में क्या होगा, वृद्धि कर दिया गया। अर्थात हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। जो सदस्यों की संख्या 16 थी, अब कितनी हो गई, 60 हो गई। अब दोस्तों सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तो आपको पता होगा विधानमंडल के आकार में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। सदस्यों की संख्या कम होगा तो उनका आकार छोटा, जैसे अपने वर्तमान संसद ले लीजिए, नया संसद बनाया गया, पुराना संसद में कितने थे, लगभग 750 समथिंग थे आपके सांसद, और अब आगे जाएंगे तो और इम्प्रूवमेंट होगा और वृद्धि होगा। 2026 के बाद इनके इनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन दोस्तों ये है कि विधानमंडलों के आकार में की शक्ति में वृद्धि हो गई, और साथ ही साथ सदस्यों की संख्या थी वो 16 से 60 कर दी गई। दोस्तों हमको जो नेक्स्ट टॉपिक जानना वो है कि भारतीयों को सार्वजनिक विषयों में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। मतलब जितने भी सार्वजनिक विषय होंगे विधानमंडल में या विधान परिषद में, उन विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी भारतीयों को होगा। अगला दोस्तों जानना है, दोस्तों एक और भी था कि पृथक निर्वाचन के आधार पर, मतलब अलग निर्वाचन के आधार पे या पृथक निर्वाचन के आधार पे मुस्लिमों को जो सीट होगी वो आरक्षित घोषित कर दी गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है वह पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट की व्यवस्था कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पृथक निर्वाचन के आधार पर हम मुस्लिम को आरक्षित सीट की बात करते हैं। किसमें करते हैं, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। अगला टॉपिक दोस्तों हमको इसमें ध्यान देना है, मतलब अगला पॉइंट यह है कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, एसपी सिन्हा इनको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एसपी सिन्हा थे वह वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी, मतलब वायसराय के द्वारा एक कार्यपालिका परिषद बनाई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि उस परिषद के जो प्रथम भारतीय सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या एसपी सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य के रूप में, मतलब विधि मतलब उनकी जो काउंसिल थी किसकी, तो वायसराय की जो मतलब जो काउंसिल थी या परिषद थी, कार्यपालिका परिषद थी, उसमें जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे या एसपी सिन्हा थे वे प्रथम भारतीय सदस्य थे और उन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट हमारे 1909 के भारत परिषद अधिनियम का। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। ये इसके मतलब इसमें देखा गया कि विधानमंडल का जो आकार था उसमें वृद्धि कर दी गई और भारतीयों को अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों में प्रश्न पूछ सकते हों, और मुस्लिमों के लिए क्या पृथक निर्वाचन के आधार पर आरक्षण सीट की व्यवस्था की गई, और साथ ही साथ एसपी सिन्हा को या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय कार्यपालिका परिषद में मतलब प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, और इन्हें हम विधि सदस्य भी, मतलब इन्हें विधि सदस्य के रूप में उनको स्थान दिया गया। दोस्तों अब हमको बहुत इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना ये है 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। आइए इन तीनों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम बनने के भी चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों 1919 का भारत शासन अधिनियम है वो कहता है, और इस मतलब 1919 का जो भारत अधिनियम है इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू कौन है दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे भारत के वायसराय। इन दोनों को मिला के इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार अधिनियम। तो हम जान सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी से कहते हैं किसको, 1919 के भारत शासन अधिनियम को। इसमें हमको 4-6 तथ्यों को जानना है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो पहला तथ्य दोस्तों है, इसमें मतलब 1919 के अधिनियम में कहा गया पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय मतलब जिसे हम आज वर्तमान में लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, ठीक उन्हीं सदनीय व्यवस्था की बात कर रहा है। मतलब पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ 1919 के भारत शासन अधिनियम से। प्रत्यक्ष चुनाव की जो व्यवस्था थी, मतलब जिसे बोलते हैं डायरेक्ट
इलेक्शन मतलब जो प्रत्यक्ष चुनाव का जो प्रावधान था उसे भी 1919 के भारत शासन अधिनियम से ही माना जाए। तो हम कह सकते हैं कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू होती है जिसे हम लोकसभा या राज्यसभा कहते हैं, और साथ ही साथ पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था भी प्रारंभ की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम से। दोस्तों एक बात और इसमें हमको जानना है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, मतलब जो वायसराय थे उनकी कार्यकारी परिषद बनाया गया था जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे, प्रथम भारतीय सदस्य थे, विधिक रूप उनको स्वीकार किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें से 6 सदस्य होते थे, मतलब उसमें 6 सदस्य रहेंगे। तो उसमें कहा जाता है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कौन होंगे, भारतीय होंगे। मतलब 3 सदस्यों मतलब 3 भारतीय सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। मतलब जो वायसराय द्वारा जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी उसमें 6 सदस्य होंगे, लेकिन उन 6 सदस्यों में ये शर्त रखी गई कि 3 भारतीय सदस्य का होना अनिवार्य है। लेकिन वो जो 6 सदस्य देख रहे हैं आप, उसमें एक सदस्य की काउंटिंग नहीं होगी, वे होंगे सर्वोच्च सेनापति या चीफ इन कमांडर। जो चीफ इन कमांडर होंगे या सर्वोच्च सेनापति होंगे, जिनको जो वायसराय होगा या वायसराय या गवर्नर जनरल जो पहले हुआ करते थे, जिनको हम वायसराय बोल रहे हैं, इनको कहा गया कि मतलब अर्थात हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च सेनापति को छोड़कर जिन 6 सदस्यों की बात वो कर रहा है अपने कार्यकारी परिषद में, उन 6 सदस्यों में 3 भारतीय सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। दोस्तों अगला है, अब चूंकि आपने पढ़ा क्या कि पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, तो जब पहली बार भारत में मतलब पहली बार क्या हो देश में जब द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तो दो सदनीय व्यवस्था थी क्या, पहला था दोस्तों उच्च सदन जिसको बोलते हैं हम आज का राज्यसभा, और दूसरा था आपका केंद्रीय विधानसभा जिसको हम बोलते हैं आज का लोकसभा। तो आज की लोकसभा को हम बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा उस समय, अर्थात 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और उच्च सदन मतलब राज्यसभा। तो राज्यसभा लोकसभा का गठन किया जाता है उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा के रूप में, जिसे हम बोलते हैं क्या, 1919 के भारत अधिनियम में प्रावधान किया गया। दोस्तों अगला जानना है, आपको पता होना चाहिए कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया, मतलब प्रांतों में भी द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। अब प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो क्या थी, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। मतलब जिस द्वैध शासन व्यवस्था की हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं, पहला जो द्वैध शासन व्यवस्था, पहला जो था द्वैध शासन व्यवस्था का वो था आरक्षित। आरक्षित मतलब ऐसी सरकार, मतलब ऐसी मंत्रिमंडल जो उत्तरदायी नहीं हो। और हस्तांतरित मतलब होता है ऐसा मंत्रिमंडल या ऐसे सदस्य जो क्या हो, उत्तरदायी हो। अब उत्तरदायी कौन होंगे, आइए चर्चा करते हैं। आरक्षित को लेकर कहा गया है कि गवर्नर जो होगा, मतलब जो प्रांत का गवर्नर होगा वह कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। मतलब गवर्नर क्या करता था, कार्यपालिका परिषद की सहायता शासन करता था, अर्थात जो क्या था, जो उत्तरदायी नहीं होते थे। उत्तर मतलब कि जो विधान परिषद थी, जब जब जो सदस्य या जो मंत्री मतलब विधान परिषद के प्रति क्या होते थे, उत्तरदायी नहीं होते थे, उन कार्यपालिका परिषद की सहायता से कौन शासन करता था, गवर्नर। जब गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करे और वह क्या हो वो क्या हो, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, तो उसे हम बोलेंगे आरक्षित। दूसरा दोस्तों है हस्तांतरित। हस्तांतरित मतलब होता है दोस्तों, हस्तांतरित मतलब होता है गवर्नर का शासन होता था, मतलब यहाँ भी शासन गवर्नर का होगा, लेकिन उन मंत्रियों की सहायता से जो विधान परिषद क्या उत्तरदायी हो। आरक्षित में क्या था कि जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं हो वहां भी गवर्नर का शासन होगा, लेकिन वो आरक्षित होगा। और जहां पे मतलब कि उन मंत्रियों की सहायता से वो शासन चलाएंगे जो क्या होंगे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम कहेंगे क्या, हस्तांतरित, और जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, आरक्षित। इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को लागू किया गया। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कहा गया कि सांप्रदायिक आधार पे, मतलब हम सांप्रदायिक आधार पे, चाहे वो सिख हों, चाहे वो भारतीय ईसाई हों, चाहे वो आपके आंग्ल भारतीय जिसे हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं, चाहे वो यूरोपीय हों, सभी के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ऐसा 1919 के भारत अधिनियम में के कानून में देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है, यहाँ देखना है कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों की सूची को पृथक कर दिया गया। मतलब
केंद्र जो है, केंद्र तथा प्रांतीय दो प्रकार सूची हमको देखना। तो जो केंद्रीय तथा प्रांतीय विषय की जो सूची होंगी, मतलब केंद्र अपने विषय पे जो मतलब केंद्र अपने विषय पर मतलब केंद्र से संबंधित जो सूचीबद्ध विषय होंगे उस पर काम करेगा केंद्र, और जो विषय सूचीबद्ध होंगे प्रांत के लिए उस पर काम करेगा प्रांत। पहले एक था, लेकिन उनको क्या कर दिया गया, अब अलग कर दिया गया। केंद्र जो है वह अपने विषय संबंधित सूची पे काम करेगा, और जो प्रांत है वह अपने सूचीबद्ध विषय पे काम करेगा। अर्थात केंद्र और प्रांत की जो विषय की सूची थी उसको भी क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। दोस्तों अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 के लोकसभा मतलब 1919 के अधिनियम में कहा जाता है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन माना जाता है। तो एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे लोक सेवा का गठन कब होता है, तो आप कह सकते हैं कि 1919 के भारत अधिनियम में लोक सेवा आयोग का गठन होता है, तथा साथ ही साथ 1926 में इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन माना जाता है। मतलब 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में इसको हम जानते हैं। दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट को पृथक किया गया। मतलब जो केंद्रीय बजट था उस पहले क्या था, केंद्र और राज्य मिलकर बजट पेश किया करते थे, लेकिन इस बार मतलब 1919 के भारत अधिनियम में ऐसा नहीं हुआ। इसमें यह कर दिया गया कि पहली बार केंद्रीय बजट से या केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। तो ये हमारा कुछ पॉइंट है, इसको हमको याद रखना है कि पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग किया गया था। दोस्तों इसके लिए एक और बात कही गई है कि 10 वर्षों में जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। मतलब कि हर 10 वर्ष में वे अपनी जांच को प्रस्तुत करने हेतु मतलब किस तरीके से 1919 का भारत जो शासन अधिनियम है उसमें एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस वैधानिक आयोग का काम ये रहेगा कि वह हर 10 वर्ष में क्या करेगा, अब जांच करेगा और जांच करके अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा। तो हर 10 वर्षों में जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करने हेतु क्या होता है दोस्तों, एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों एक और है जो हमको जानना जरूरी है, वो ये है संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर 1919 के भारत अधिनियम में कहा गया कि संपत्ति हो गया, कर हो गया या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि लोग अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन उनकी संख्या क्या होगी, सीमित होगी। सीमित संख्या क्यों होगी, क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पे, मतलब संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पे सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया या मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों ये थे कुछ हमारे बिंदु जो कि 1919 के भारत हमने क्या देखा कि प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था शुरू हो गई। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुआ। वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होना अनिवार्य है। द्विसदन कौन थे, उच्च सदन और केंद्रीय विधान सभा था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गया। आरक्षित और हस्तांतरित सामुदायिक आधार पर सिख, भारतीय, ईसाई और हम एंग्लो इंडियन या फिर यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। साथ ही ने क्या देखा, केंद्रीय था प्रांतीय विषयों की सूची को अलग कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन होता है 1926 में, उसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के रूप में गठन माना जाता है। साथ ही पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। 10 वर्षों में एक जांच रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे कौन, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। अर्थात संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर जो सीमित संख्या में जो सदस्य होंगे उन्हें भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम में। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। 1935 के भारत अधिनियम में हम देखते हैं कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है 1935 के भारत शासन अधिनियम में। इसमें कहा जाता है कि राज्य और रियासत एक इकाई की तरह माने गए हैं। इसमें जो राज्य और जो रियासतें हैं उन्हें क्या माना गया, एक इकाई की तरह माना गया है। अर्थात हम कह सकते हैं राज्य और रियासतें मिलकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमको अगला पॉइंट जानना है कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई गई। मतलब केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था अर्थात जो हम जिसे बोलते हैं हम क्या, आरक्षित और हस्तांतरित रूपी जो द्वैध शासन की व्यवस्था है वो केंद्र स्तर पर तो बनी रहेगी, लेकिन प्रांतीय स्तर पे उसे पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी आरक्षित और हस्तांतरित वो बनी रहेगी, जबकि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों साथ ही साथ प्रांतों को मतलब ऑटोनोमस मतलब जो प्रांत होंगे वो
ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट मतलब ऑटोनोमस के रूप में वो क्या काम करेंगे, स्वायत्तता के रूप में मतलब प्रदान किया गया, अर्थात प्रांतों को उनकी स्वायत्तता प्रदान किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है 1935 का, आपको पता होगा कि संघीय लोक सेवा आयोग, जिसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसे बोलते हैं आप, उसे बोलते हैं संघीय लोक सेवा आयोग का गठन तथा प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, स्थापना की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या देखा कि संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया था, साथ ही साथ प्रांतीय लोक सेवा आयोग। अब प्रांतीय लोक सेवा आयोग से मतलब यहाँ ये है कि 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए ये क्या करेंगे, लोक मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग हुआ, जिसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलता है। दोस्तों अगला है 3 प्रकार की सूची जिसकी हम चर्चा करते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को क्रमबद्ध तरीके से मतलब कि प्रावधान को समाहित किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। हम कह सकते हैं जो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यह 1935 के भारत अधिनियम से के प्रावधान है। अब दोस्तों अब आपको पता होगा संघ अपने सूची पे काम करेगा, राज्य अपने पे करेगा और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों करेंगे। लेकिन उसके अलावा जब कुछ शक्तियां बच जाती तो वे जो शक्ति बच जाती थी उन्हें बोलते थे अवशिष्ट शक्ति। बची हुई शक्ति का जो प्रयोग है वह वायसराय को सौंप दी गई, अर्थात जो अवशिष्ट शक्तियां होंगी वो किसे दिया गया, वायसराय को सौंपी गई। मतलब अगर जब केंद्र भी काम न कर पाए, राज्य भी न काम कर पाए, ठीक है, और दोनों के मिलने के बाद भी काम न हो पाए, जो बची हुई शक्ति होती है वो वायसराय को सौंप दी गई। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट है संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में एक संघीय न्यायपालिका होगी, एक संघीय न्यायालय होगा और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। दोस्तों अगला है संघीय बैंक। हमने क्या देखा, संघ लोक सेवा आयोग 1935, संघीय न्यायालय 1935, संघीय बैंक जिसे बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक, वो मतलब मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए, मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए एक संघीय बैंक की स्थापना की जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। था हम कह सकते हैं 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वह कहता है कि मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए एक संघीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं क्या, आरबीआई। दोस्तों 1935 के भारत अधिनियम को नेहरू एक स्टेटमेंट से उसका पुष्टि करते हैं। नेहरू कहते हैं कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। उन्होंने कहा कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट देते हैं, नेहरू कहते हैं कि जो ये 1935 का भारत अधिनियम है वह क्या है, यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। कुछ इस तरीके से नेहरू का अपना स्टेटमेंट रहता है 1935 के भारत शासन अधिनियम को लेकर। हमने देखा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होते 1935 में, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई गई और प्रांत उसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि दोस्तों देखते हैं कि प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया, संघीय लोक सेवा गठन किया गया और प्रांतीय लोक सेवा गठन किया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। साथ ही साथ 3 प्रकार की सूचियों को क्रमबद्ध किया गया, संघ, राज्य एवं समवर्ती। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को सौंपी गई और संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई, जो कि 1935 के भारत अधिनियम से प्रभावित थी। और नेहरू और मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए संघीय बैंक की स्थापना की जाती है, जिसे बोलते हैं आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक। अब दोस्तों हमको चर्चा करना है, और नेहरू यही कारण था, नेहरू 1935 के भारत में क्या कहते हैं कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। आइए दोस्तों हमको चर्चा करना है 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम। मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इंडियन फ्रीडम एक्ट, वो क्या कहता है आइए समझते हैं। 1947 का जो भारत अधिनियम है उसमें कहा गया कि ब्रिटिश को शासन अब पूरी तरीके से क्या होगा, भारत में समाप्त हो जाएगा। जो ब्रिटिशर्स, पहले कंपनी आती है, फिर कंपनी गवर्न करती है, शासन करती है, कंपनी शासन करने के साथ साथ फिर ब्रिटिश क्या करती है, कंपनी नियंत्रण करती है और फिर कंपनी के शासन को भी समाप्त कर देता है और सीधे ब्रिटिश सरकार क्या करती है, भारत अपना हुकूमत चलाना शुरू करती है, भारत का शोषण करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों यह शोषण या हमेशा नहीं चल सकता। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब लोगों के अंदर चेतना और जागरूकता आती है और लोग क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को लेकर अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं, चाहे विद्रोह के माध्यम से, चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे क्रांति के माध्यम से। तो कुछ ऐसा ही भारत में भी हुआ। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया था और अंग्रेजों के अत्याचार को समाप्त करने में हमारे काफी आंदोलनकर्ता, काफी राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने क्या किया, बहुत सहयोग किए हैं, काफी जो शिक्षाविद थे। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन को 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम हमको स्वतंत्रता मिल जाती है। मिलती किस रूप में, ब्रिटिश शासन समाप्त होता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो एटली होते हैं
उन्होंने घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश से मतलब कि ब्रिटिश सरकार से पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, अर्थात ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और 30 जून 1947 को इटली के घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश जो शासन था वो भारत में समाप्त हो गया। भारत जब समाप्त हुआ दोस्तों, तो उसी समय एक और घोषणा हुआ कि जो वायसराय का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक दोस्तों, जो वायसराय का पद था उसे भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, भारत का विभाजन 1947 में ही भारत के विभाजन की भी चर्चा होती है। 2 डोमिनियन स्टेट, अर्थात भारत का विभाजन होता है जिसमें 2 डोमिनियन स्टेट के रूप में हमारे सामने आते हैं, संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान। तो संप्रभु राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान वे 2 डोमिनियन स्टेट हैं जो 1947 के भारत अधिनियम के रूप में विभाजित किए गए। जो दोनों डोमिनियन स्टेट है दोस्तों, दोनों डोमिनियन राज्यों से वायसराय के स्थान पे गवर्नर जनरल पद को बनाया गया। जिससे अभी हम वायसराय कर रहे थे, तो जो दोनों डोमिनियन स्टेट हैं, अर्थात जो संप्रभु भारत है या पाकिस्तान है, इनके लिए वायसराय के पद को हटा दिया गया, बल्कि उनके स्थान पे क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल पद कर दिया गया। और आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों, अगला जो हमको चर्चा करना वो है कि ब्रिटेन में, आपको पता होगा कि ब्रिटेन में एक भारत सचिव पद बनाया गया था। तो जो भारत सचिव था उस पद को भी समाप्त कर दिया गया। मतलब ब्रिटेन में कोई भी भारत सचिव पद नहीं रहेगा। 1947 के अधिनियम के तहत उसको भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बात थी कि जो सिविल सेवक थे, मतलब जो ICS वगैरह हुआ करते थे, जो सिविल सेवक थे या लोक सेवक थे, उनका जो पद था, उनके जो पद में जो आरक्षण की प्रणाली थी, उन्हें भी क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया। मतलब पदों में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान थे उसे भी समाप्त कर दिया गया। और उस समय जो भी सेवा या भत्ते, जो भी सेवा उनको प्रदान की जाती थी, उसे आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है। दोस्तों, अगला है, आपको पता होगा कि भारत में कई शाही उपाधि, मतलब शाही उपाधि से लोगों को नवाजा जाता था। तो जो शाही उपाधि थी भारत में, उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर। शाही उपाधि मतलब से लोग कहते हैं भारत का सम्राट, अर्थात जो भारत का सम्राट शब्द है उसे हम शाही उपाधि में जानते थे, और उसे भी 1947 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमको समझना है, 1946 में संविधान सभा गठन होता है। 1946 में संविधान सभा गठन होता है, और उसी संविधान सभा को, जिसे 1946 में संविधान के निर्माण के रूप में स्वीकार किया जाता है, उसी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। जिससे हम 1946 से संविधान सभा कहते थे, वह वर्तमान का क्या है, भारतीय संसद है या इंडियन पार्लियामेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों देखा जाए तो 1947 का जो भारत अधिनियम है वह ब्रिटिश शासन से हमको मुक्त करता है, और हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वाधीनता को स्वीकार करते हैं। एक हम संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ हमारे अधिनियम जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको याद रख लीजिएगा। मैंने भारत के संविधान विकास में मैंने देखा था भाग 1 में क्या कि कंपनी किस तरीके से शासन करती है, और दूसरा हमने देखा ताज का शासन 1858 से 1947 कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत में अपने कानून को लागू करती है, और किस तरीके से यहाँ पे अपना शासन चलाती है, और किस तरीके से हमारे संविधान में उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, और उत्तर संविधान के निर्माण में, संविधान के विकास में सहयोग करती है। तो दोस्तों, ये था भारत का संविधान विकास। उम्मीद करते हैं आपको दोनों पार्ट समझ में आया होगा। 1-2 बार इसको देखेंगे, राइट डाउन करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ से क्वेश्चन निरंतर बनता है, हर बार बनेगा। दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िएगा, राइट डाउन करिएगा। बाकी इनके जो हिस्टोरिकल पहलू हैं, ऐतिहासिक पहलू, जैसे मतलब कि वायसराय कौन थे, मतलब गवर्नर जनरल कौन कौन बनकर आए, किस तरीके वो शासन किए, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम इतिहास के, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे या आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए और लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आइकन बटन क्लिक करके और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करिए। जो भी दिक्कतें होती उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको अच्छे से सब्सक्राइब करिए और सीखिए। सीखने का दौर है, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा परीक्षा में अपने क्या होगा, लाभदायक सिद्ध होगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।